जिस आदमी को चंबल के बीहड़ों ने सालों तक बचाए रखा, उसे एक जेल की बैरक नहीं बचा सकी। ऊंची दीवारें थीं, लोहे के दरवाजे थे, हर तरफ पहरा था। राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल थी, लेकिन उसी जेल के भीतर एक ऐसा आदमी मारा गया जिसके नाम से कभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चंबल इलाके में खामोशी छा जाती थी। जिसने कई बार आत्मसमर्पण किया, जिसने कई बार जेल देखी, लेकिन जिसकी पहचान कभी नहीं बदली। उसका नाम था जगन गुज्जर। जगन गुज्जर की मौत सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं बनी, उसने चंबल के उस दौर को फिर चर्चा में ला दिया जब बीहड़ों में कानून से ज्यादा बंदूक का डर चलता था। जब पुलिस की दबिश के बाद भी कई चेहरे महीनों नहीं मिलते थे, और उन्हीं चेहरों में सबसे चर्चित नामों में एक था जगन गुज्जर। धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र का भभूतिपुरा गांव एक सामान्य किसान परिवार, घर में खेती, दूध का कारोबार। पिता शिवचरण गुज्जर मंदिर में पूजा पाठ भी करते थे। जगन भी परिवार का हाथ बटाता था, साइकिल पर दूध बेचता था। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही लड़का आगे चलकर चंबल के सबसे चर्चित डकैतों में गिना जाएगा। जगन के अपराध की शुरुआत को लेकर अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक कहानी कहती है कि मंदिर में प्रसाद बांटने को लेकर विवाद हुआ। मंदिर कमेटी और उसके पिता के बीच कहासुनी हुई। जगन वहां पहुंचा, मारपीट हुई। पुलिस से बचने के लिए वो बीहड़ों की तरफ निकल गया। दूसरी कहानी कहती है कि साल 1994 में उसके बहनोई की हत्या हुई। बदला लेने के लिए उसने 3 लोगों की हत्या की और यहीं से अपराध की दुनिया में वो उतर गया। एक और पक्ष है जो ये कहता है कि चोरी के आरोप में गिरफ्तारी और स्थानीय रंजिशों के बाद उसने चंबल का रास्ता चुना। वजह चाहे जो भी रही हो, इतना तय है कि साल 1994 के बाद जगन गुज्जर का नाम लगातार अपराध की दुनिया से जुड़ता चला गया। बीहड़ अब उसका ठिकाना था, बंदूक उसकी पहचान। धीरे धीरे उसने अपना गैंग बना लिया। डकैती, लूट, अपहरण, रंगदारी, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे मामलों में उसका नाम जुड़ता गया। धौलपुर पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में करीब 128 मामले दर्ज हुए। करीब 70 मामलों में वो बरी भी हुआ। पुलिस अधिकारियों का कहना रहा कि उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते थे। जगन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बंदूक नहीं थी, चंबल का भूगोल भी था। बीहड़ों की पगडंडियां, 3 राज्यों की सीमाएं और हर रास्ते की जानकारी पुलिस कई बार दबिश देती, मुठभेड़ होती, लेकिन कई मौकों पर वो सीमा पार कर चुका होता था। यही वजह रही कि लंबे समय तक वो 3 राज्यों की पुलिस के लिए चुनौती बना रहा। उसकी निजी जिंदगी भी कम चर्चित नहीं रही। उसने 3 शादियां की। पहली पत्नी कौमेश, दूसरी ममता और तीसरी मुकेश। कौमेश का नाम भी दस्यु गतिविधियों के कारण चर्चा में रहा। बीहड़ों में दोनों साथ रहे। एक पुलिस मुठभेड़ में कौमेश घायल भी हुई और उसके पैर में गोली लगी। जगन 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर था। सबसे छोटा भाई पप्पू गुज्जर आज भी जेल में बंद है, जबकि 2 अन्य भाई भी सजा काट रहे हैं। समय के साथ जगन गुज्जर सिर्फ अपराध का नाम नहीं रहा, वो एक पहचान बन गया। पुलिस की फाइलों में मोस्ट वांटेड, बीहड़ों में गैंग का सरगना और आम लोगों के बीच डर का दूसरा नाम कहा जाता है कि उसके खिलाफ गवाही देने से लोग बचते थे। यही वजह थी कि कई मामलों में वो बरी भी हो गया। साल 2008 में उसका नाम एक बार फिर पूरे देश में गूंजा। राजस्थान में गुज्जर आरक्षण आंदोलन चल रहा था। इसी दौरान उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर स्थित महल को उड़ाने की धमकी दी थी। मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में पहुंचा। उसके ऊपर इनाम बढ़कर 11 लाख रुपए तक पहुंच गया। पुलिस का दबाव बढ़ा और इसके बाद आत्मसमर्पण का सिलसिला भी तेज हो गया। बताया जाता है कि उसने 4 बार आत्मसमर्पण किया। साल 2001 में तत्कालीन एसपी बीजू जॉर्ज जोसेफ के सामने, 30 जनवरी 2009 को करौली केमारा गांव में जगदीश नारायण के मेले में सचिन पायलट के सामने, 19 अगस्त 2018 को तत्कालीन आईजी मालिनी अग्रवाल के सामने और जून 2019 में तत्कालीन धौलपुर एसपी डॉक्टर अजय सिंह के सामने।
हर बार उम्मीद जगी कि शायद अब उसकी जिंदगी नई दिशा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जमानत के बाद उसका नाम फिर नए मामलों में सामने आता रहा। इसी दौरान उसकी राजनीति में भी दिलचस्पी बढ़ी। उसने अपनी पहली पत्नी को बाड़ी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ाया, लेकिन जीत नहीं मिली। खुद भी राजनीति में आने की इच्छा जताई। बाद में वरिष्ठ पत्रकार हर्ष खटाना से बातचीत में उसने कहा था कि वो अपराध छोड़कर सामान्य जिंदगी और राजनीति में आना चाहता था, लेकिन दर्जनों मुकदमे और दस्यु की पहचान ने उसकी ये इच्छा कभी पूरी होने नहीं दी। फिर आया साल 2019 और जगन गुज्जर एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में था। बाड़ी कस्बे में एक दुकानदार से उसका विवाद हुआ। कहा गया कि बात बीड़ी लेने को लेकर शुरू हुई, हाथापाई हुई, मामला वहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन वो फिर उसी इलाके में पहुंचा। मुख्य बाजार में फायरिंग हुई। पुलिस मौके पर पहुंची तो वो स्कॉर्पियो लेकर निकल गया। रास्ते में बसेड़ी टोल नाके पर उसने रोकने की कोशिश भी की गई, वहां भी थोड़ी बहुत दिक्कत सामने आई। इसके बाद वो डांग इलाके के एक गांव पहुंचा, जहां मुखबरी के शक में एक व्यक्ति की पिटाई भी कर दी गई। लेकिन उसी दिन हुई एक और घटना ने पूरे देश का ध्यान उसकी तरफ खींच दिया। आरोप लगे कि गांव में महिलाओं के साथ मारपीट की गई और उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया गया। मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में पहुंच गया। पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। कुछ समय बाद जगन ने फिर आत्मसमर्पण किया। उस दौरान मीडिया ने उससे सवाल किया कि महिलाओं के साथ ऐसा क्यों किया। जवाब में उसने कहा, इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है, मैं कायर नहीं हूं, किसी को भी मार सकता हूं, लेकिन महिलाओं को निर्वस्त्र नहीं किया गया। यह सब एक झूठ है। आरोप अपनी जगह रहे, उसका बयान अपनी जगह, लेकिन इस घटना के बाद उसकी पहचान फिर एक बार पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। जगन के बारे में एक और बात अक्सर कही जाती रही, वो आधुनिक हथियारों के साथ चलता था। AK-47 जैसे हथियारों का भी जिक्र होता रहा, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उसने जितनी बार आत्मसमर्पण किया, हर बार पुलिस के सामने पचफेरा लेकर ही सरेंडर किया। आधुनिक हथियार कभी बरामद ही नहीं हो पाए। यह भी उसके नाम से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बन गया जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रही। साल 2022 में उसका नाम फिर सामने आया। इस बार मामला तत्कालीन कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को जान से मारने की धमकी देने का था। पुलिस ने उसके ऊपर इनाम घोषित किया, कई गांवों में दबिश दी गई, आखिरकार उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। तब से वो जेल में ही था। इसी साल मार्च में उसे अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह तबादला उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव साबित होगा। हाल ही की बात है, सोमवार का दिन था। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच बैरक के भीतर सब कुछ बदल गया। जगन गुज्जर उसी सेल में बंद था जिसमें विष्णु जाट भी था। पुलिस का कहना है कि गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। शुरुआती पूछताछ में विष्णु जाट ने हत्या करने की बात स्वीकार भी कर ली। उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं खड़ा रहा। जिस जेल को सबसे सुरक्षित माना जाता है, उसके भीतर ये सब कैसे मुमकिन हो पाया। हत्या की खबर बाहर पहुंचते ही अजमेर से लेकर धौलपुर तक हलचल मच गई। जगन का शव अजमेर के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। बेटा आसाराम, दूसरे परिजन और समुदाय के लोग वहां धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि पहले उनकी मांगों पर फैसला हो, उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा। परिवार ने हत्या को सुनियोजित साजिश बताया। सीबीआई जांच की मांग की, परिवार की सुरक्षा मांगी, जेल प्रशासन की भूमिका की जांच की मांग भी उठाई। रिश्तेदारों ने एक और गंभीर सवाल उठाया। उनका आरोप था कि घटना के समय सीसीटीवी कैमरे बंद थे। उन्होंने कहा कि कैमरे जानबूझकर बंद किए गए ताकि हत्यारों को बचाया जा सके। दूसरी तरफ आसाराम का कहना था कि उसके पिता हट्टे गट्टे इंसान थे, उन्हें एक व्यक्ति अकेले नहीं मार सकता। उसने आरोप लगाया कि हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई और इसमें जेल प्रशासन की भी मिली भगत है। उधर पुलिस अपनी जांच में जुटी थी। अजमेर के पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि मामले की न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर पर भी जांच हो रही है और पुलिस भी अलग से जांच कर रही है। इसी बीच अजमेर रेंज के आईजी राजेंद्र सिंह और जेल आईजी विक्रम सिंह ने भी घटना स्थल का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी गई। कई घंटे तक चले धरने के बाद प्रशासन और परिवार के बीच बातचीत हुई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कुछ मांगों पर सहमति बनी,
जगन के बेटे आसाराम को सुरक्षा देने पर बात बनी। अजमेर जेल में बंद उसके छोटे भाई को दूसरी जेल में शिफ्ट करने पर भी सहमति बन गई। जेल अधिकारियों और जेल प्रशासन की जांच का भरोसा दिया गया। साथ ही यह भी तय हुआ कि उसके भाई पप्पू गुज्जर, लाल सिंह और पान सिंह को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद परिवार शव ले जाने के लिए राजी हो गया। मंगलवार रात पोस्टमार्टम के बाद भारी सुरक्षा के बीच जगन गुज्जर का शव धौलपुर के लिए रवाना किया गया। बुधवार सुबह काफिला बाड़ी पहुंचा। वहां से शव को उसके पैतृक गांव भभूतिपुरा ले जाया गया। गांव पहले से पुलिस छावनी में बदल चुका था। धौलपुर जिले के 1 दर्जन से ज्यादा थानों की पुलिस वहां तैनात थी। एसटीएफ थी, आरएसी थी, अतिरिक्त जाब्ता भी था। 3 सर्किल अधिकारी और कई थाना प्रभारी व्यवस्थाओं में लगे थे। पुलिस को अंदेशा था कि भीड़ बड़ी होगी। हुआ भी यही। सुबह होते होते भभूतिपुरा में हजारों लोग जुट चुके थे। आसपास के गांव से लोग पहुंचे। महिलाओं की भी बड़ी संख्या थी। भरतपुर, करौली, दौसा, जयपुर, अजमेर और हरियाणा से भी लोग अंतिम यात्रा में शामिल होने आए। एक समय जिस आदमी का नाम सुनकर लोग रास्ता बदल लेते थे, उसकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग मौजूद थे। चंबल के उस दौर का एक बड़ा किरदार अब सिर्फ एक शव बनकर अपने गांव लौटा था। इसी बीच पुलिस की निगरानी में उसके तीनों भाइयों को भी गांव लाया गया। अजमेर जेल से पप्पू गुज्जर आया। धौलपुर जेल से लाल सिंह और पान सिंह पहुंचे। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें सीधे शमशान घाट ले जाया गया। वहां उन्होंने अपने भाई के अंतिम दर्शन किए। सामाजिक परंपरा के अनुसार कंडे लगाए। इस दौरान पप्पू गुज्जर ने जगन के बेटे आसाराम से कुछ देर बात भी की, लेकिन ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं थी। पुलिस उन्हें तुरंत वापस लेकर रवाना हो गई। जगन गुज्जर को मुखअग्नि उसके बेटे आसाराम ने दी, लेकिन चिता की आग ठंडी होने से पहले ही आरोपों की आग फिर भड़क उठी। मीडिया से बातचीत में पप्पू गुज्जर ने कहा कि उसके भाई की हत्या पूरे षड्यंत्र के तहत की गई है। उसने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन, जेल के कैदी और डॉक्टर इस साजिश में शामिल हैं। उसका दावा था कि पहले नशे की गोलियां देकर जगन को बेहोश किया गया और बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। दूसरी तरफ आसाराम भी लगातार यही कहता रहा कि उसके पिता जैसे हट्टे कट्टे आदमी को एक व्यक्ति अकेले नहीं मार सकता। उसने फिर मांग दोहराई कि बाड़ी से लेकर अजमेर तक पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस अब भी अपनी जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक हत्या के आरोप में उसी बैरक में बंद विष्णु जाट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शुरुआती पूछताछ में उसने हत्या करने की बात स्वीकार की है। वहीं पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के मुताबिक न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर पर भी जांच चल रही है, जबकि पुलिस अपनी अलग जांच कर रही है। यानी हत्या का मामला अभी खुला है। कई सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। जगन गुज्जर की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, ये उस आदमी की कहानी भी है जिसकी जिंदगी लगातार 2 दिशाओं में चलती रही। एक तरफ आत्मसमर्पण, दूसरी तरफ नए मुकदमे। एक तरफ राजनीति में आने की इच्छा, तो दूसरी तरफ अपराध की पहचान। एक तरफ सामान्य जिंदगी में लौटने की बात, दूसरी तरफ वही जिंदगी जिससे वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया। करीब 3 दशक तक उसका नाम चंबल के बीहड़ों में गूंजता रहा। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, डकैती, लूट और अपहरण जैसे गंभीर मामलों में करीब 128 मुकदमे दर्ज हुए। करीब 70 मामलों में वो बरी भी हुआ। पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों का मानना यह भी है कि चंबल के बीहड़ों में सक्रिय रहे डकैतों में वो आखिरी बड़ा नाम था। शायद इसी वजह से उसकी मौत ने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे चंबल के उस इतिहास को फिर चर्चा में ला दिया जो धीरे धीरे बीत चुका माने जाने लगा था। और इसी कहानी का सबसे बड़ा व्यंग शायद यही है। इस आदमी ने जिंदगी का बड़ा हिस्सा बीहड़ों में बिताया, जिसने पुलिस की घेराबंदी से बचने के लिए कई बार 3 राज्यों की सीमाएं पार की। इसने बार बार गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के बीच अपनी जिंदगी काटी। उसका आखिरी अध्याय किसी बीहड़ में नहीं लिखा गया। वो किसी मुठभेड़ में नहीं मारा गया, पुलिस की गोली से नहीं मारा गया। वो मारा गया जेल के उसी बैरक में जहां उसे सबसे सुरक्षित होना चाहिए था। और वहीं चंबल के एक लंबे, खूनी और चर्चित अध्याय का भी अंत हो गया।